हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया थर्ड लेक्चर में सेंटर ऑफ मास के। स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, ट्रू फॉल्स, जो कि कंसेप्ट पे बेस्ड है। पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अगर ऐसा होता तो क्या होता? पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल ओनली ओनली चेंज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है वो मेरी सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी नहीं, और भी वजहों से चेंज हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा। अगर यही ओनली नहीं लगा होता तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाता। अब अगला, मोमेंटम सिस्टम ओनली चेंज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट। ये बात सही है, क्योंकि इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज नहीं आता। एग्जांपल, बम वाला केस, जब बम एक्सप्लोड होता है तो वो इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, और इंटरनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाता है। तो ये मेरा ट्रू है। अब ये मेरा ट्रू है। अब काइनेटिक एनर्जी ओनली चेंज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स विल एक्ट। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी तभी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। गलत, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का ही टाइप है। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं। तो क्या इसमें सिर्फ एक्सटर्नल ही है, इंटरनल नहीं है? तो ये वाली स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो जाएगी और ये वाली सही होगी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अगर इंटरनल फोर्स लगेगी तब मोमेंटम चेंज नहीं होगा, बट मोमेंटम ऑफ सिस्टम ओनली चेंज तभी चेंज होगा जब एक्सटर्नल लगेगी। ये बात बिल्कुल सही है और ये वाली बात मेरी फॉल्स है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट जीरो, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज। इसको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट की जीरो है, एफ एक्सटर्नल जब जीरो है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नॉट चेंज। तो ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वही रहेगी। कैसे? ऐसे कि एक सेकंड कुछ कन्फ्यूजन है। अरे यार, ये देखो, अभी हम यहाँ पर यही सेम चीज़ किए थे। क्या किए थे कि जब एक्सटर्नल फोर्स अगर सिर्फ एक्सटर्नल लग रही है तो पोजीशन चेंज होगी। तो सिर्फ एक्सटर्नल की वजह से नहीं, इंटरनल की वजह से भी होती है। तो जब एक्सटर्नल जीरो लग रही है तब क्या जो पोजीशन है मेरी वो ऑब्जेक्ट की नहीं चेंज होगी, तो गलत, इंटरनल की वजह से चेंज हो सकती है। ये स्टेटमेंट फॉल्स वाली है। आगे चलेंगे। इंटरनल फोर्स कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पहली स्टेटमेंट, बट कांट चेंज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये स्टेटमेंट सही है। इसका एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे कोलिजन में, कि इंटरनल फोर्स जो होती है वो उसकी वजह से इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन में या परफेक्टली इलास्टिक में, कि मेरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन का कोई लॉ थोड़ी होता है। मोमेंटम कंजर्वेशन आप सुने हो, कभी सुने हो? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी सुने हो, बट काइनेटिक थोड़ी सुने हो। अब इसमें हमको यस और नो में सिर्फ आंसर देना है। क्या है भाई पहला सवाल? इंटरनल फोर्स कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। हाँ, इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकती है। आगे आप खुद पढ़ेंगे कोलिजन में, अगर पढ़ लिए होते तो इसका आंसर अभी दे सकते हैं। इंटरनल फोर्स कैन चेंज मोमेंटम, नहीं, इंटरनल फोर्स मोमेंटम चेंज नहीं करता है। अब ये किस मोमेंटम की बात कर रहा है? सिस्टम की। ये बात ध्यान देना। इंटरनल फोर्स कैन चेंज मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, मोमेंटम होना चाहिए यार, मोमेंटम, रुको इसको एडिट कर दूं थी इसमें। इंटरनल फोर्स कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये बात सही है? इंटरनल फोर्स भाई मोमेंटम ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है, ये बात सही है, बट सिस्टम का नहीं कर सकता। आगे चलेंगे। हमको ट्रू बताना है कौन सी है। इंटरनल फोर्स कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी बट नॉट लीनियर मोमेंटम। ये वाली स्टेटमेंट सही है। लीनियर मोमेंटम को चेंज करता है बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, ये गलत है। ये सिस्टम के लिए बताना था। सिस्टम के लिए तो भाई मोमेंटम तो हमेशा सेम रहता है। लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक, ये भी गलत हो गया। नाइदर लीनियर नॉर काइनेटिक, गलत हो गया। इंटरनल फोर्स पी को चेंज करता है बट इसको नहीं चेंज करता, काइनेटिक सॉरी पी को चेंज नहीं करता है सिस्टम के, और काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है सिस्टम के। ये चीज़ भाई अभी आप नहीं पढ़े होंगे, आगे के लेक्चर अगर पढ़े होंगे तो आप ये आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें सर आगे ज़्यादा अच्छे से बताए हैं, क्वेश्चन पहले आ गया है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। अब इसमें हमको ट्रू फॉल्स बतानी है। कैसे करेंगे? विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट करें? काइनेटिक एनर्जी सिस्टम कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग मोमेंटम। बिना मोमेंटम चेंज की काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज कर सकते। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन नॉट चेंज विदाउट चेंजिंग मोमेंटम। ये स्टेटमेंट सही होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है p²/2m। मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी चेंज विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ये सर ने एक बार जब करा रहे थे तो कराए थे कि एक बॉडी है जिसका मास m है, ये इधर वेलोसिटी से जा रही है, एक बॉडी है जिसका मास m है, ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसके मोमेंटम को हम बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए चेंज कर दिए। भाई इसका भी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो स्पीड लेते हैं। इसका भी 1/2 mv² है, बट इसका डायरेक्शन अलग है। तो इसमें क्या बोल दिया? कैन नॉट। अगर कैन बोला था तो सही हो जाता। बॉडी कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम, ये भी रॉन्ग है। आगे चलेंगे। एक चाइल्ड है, एक ट्रॉली पे खड़ा है, ऐसे एक ट्रॉली है, उस पर एक चाइल्ड खड़ा है,
ठीक है। मूविंग विथ स्पीड v, ट्रॉली जो v स्पीड से मूव कर रही है स्मूथ सरफेस पे ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। इफ चाइल्ड स्टार्ट रनिंग, अगर ये यहाँ से दौड़ना चालू करे और ये यहाँ पर चला जाए तो विथ स्पीड u, ये u स्पीड से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास ट्रॉली प्लस चाइल्ड का कितना होगा। मुझे एक बात बताओ, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? नहीं, नहीं लग रही है। तो जो टाली और चाइल्ड का एक सिस्टम बन गया, इस पर जब एफ एक्सटर्नल जीरो लग रही है तो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड पहले थी वही स्पीड अभी भी रहेगी। जब ये चल रहा था तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी थी? v थी, तो अभी भी इसकी स्पीड v ही रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्या है भाई? क्योंकि हाँ, एक सेकंड मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? मिस्टेक नहीं की है, सही है, बट एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलो लास्ट में ले लेंगे। कहाँ था मैं? एक सेल है वो पैराबोलिक पाथ पे से जा रहा है, यहाँ पे वो एक्सप्लोड हुआ, मतलब ये दो पार्ट में टूट गया। तो सेंटर ऑफ मास का फ्रेगमेंट कैसे मूव करेगा? इसका जो सेंटर ऑफ मास है, तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे सेम पाथ पर होगी। अगला सवाल, अब देखो, देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा होगा, वो है ना, मैं दिखता खतरनाक हूँ बट खतरनाक हूँ नहीं, वैसा सवाल है ये। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इक्वल स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमको बतानी है पोजीशन t इक्वल टू 0 पर इनकी पोजीशन दे दी है, तो बतानी है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम t इक्वल टू 3 सेकंड पर। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पर हमको क्या बतानी है? कोऑर्डिनेट बतानी है सेंटर ऑफ मास की, क्या होगी? तो पहले हम t इक्वल टू 0 पर इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं क्या होगी। t इक्वल टू 0 पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, x ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 मतलब 4 इंटू r ओरिजिन इसको माना है तो डिस्टेंस 0 प्लस m2 कितना है 4 और r कितना है यहाँ से 4.5, एक ही डायरेक्शन का दिया है, x का तो हम वही लेंगे, 4 प्लस 4 तो ये पूरा 0 हो गया और ये 4 4 8 हो गया, मतलब कौन 8 हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाई 4.5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 8, 4 से ये कट गया तो ये 2 आ गया। अब 4.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 है सेंटर ऑफ मास t इज इक्वल टू 0 पे। तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर क्या होगा मुझे बताओ? जब t इज इक्वल टू 3 सेकंड होगा तो जो मेरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो मेरी हो जाएगी 4 इंटू इस डायरेक्शन में ये जा रहा था 2 की स्पीड से, इस डायरेक्शन में ये जा रहा था कितने की स्पीड से? अरे क्या बोलते हैं, उल्टा जा रहा है तो साइन यहाँ पर उल्टा ले लेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8। अब क्या ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरी 0 आ गई, तो मेरा जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था वो वहीं पर रहेगा, उसमें कोई शिफ्ट नहीं होगा, समझे? जो पहले था पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वही सेंटर ऑफ मास अभी भी है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक बॉल है वो फ्लोर को स्ट्राइक कर रहा है और रिबाउंड हो रहा है, ये इस स्टेट में क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी ब्लॉक की? नहीं कह सकते। सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर है इसमें बॉल और अर्थ दोनों एक सिस्टम बन जाएंगे और मोमेंटम दोनों का सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉडी है रेस्ट पर और 2 पीस में एक्सप्लोड हो रही है अनइक्वली। तो सर ने बहुत अच्छे से सिखाया था कि अगर इसका मास 2m है और ये 2 पार्ट में एक्सप्लोड होगी तो ये ऐसे ही एक्सप्लोड होगी अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर मास इक्वल होगा तो ये इक्वल वेलोसिटी लेके जाएंगी इस साइड v, लेकिन अगर ये 3 मास होता और ये 2m और m होता तो जो बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जो छोटा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा। तो पहली बात, दोनों अपोजिट जाएंगे, ये नहीं होगा, अपोजिट जाएंगे। अगर दोनों का मास सेम होता इंटू 2 पीस अनइक्वल मास है, जब मास अनइक्वल है तो स्पीड भी तो अनइक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉडी है वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी, 2 पार्ट अनइक्वल मासेस, मतलब ऐसे गिर रही है बट 2 पार्ट में, एक बड़ा एक छोटा, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्ट का क्या होगा? उसमें कोई शिफ्ट नहीं होगी क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आगे चलेंगे, स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड इनटू 2 पार्ट। एक स्टेशनरी पार्टिकल है, मान लेते हैं कैपिटल M, 2 पार्ट में एक्सप्लोड हो रहा है, तो ये 2 पार्ट में एक्सप्लोड हो रहा है, लेट सपोज m1 और m2, और 2 पार्ट में होगा तो इक्वल एंड अपोजिट, अगर मास मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हमको क्या बतानी है? काइनेटिक एनर्जी की रेशियो बतानी है। तो कैसे बताएंगे बताओ? मोमेंटम सेम होगा दोनों का, हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी की रेशियो बतानी है, इसकी नहीं। तो मोमेंटम सेम होगा, क्यों मोमेंटम सेम होगा? क्योंकि एक्सप्लोजन का केस है। जब मोमेंटम सेम होगा तो क्या हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी p²/2m। तो क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के? तो क्या मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू मास ऑफ 2 बाई मास ऑफ 1? लिख सकते हैं क्या? ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ। आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है भाई अगला सवाल? ये तो यार अगली क्लास का क्वेश्चन ले लिया लगता है मैंने। क्या है ये?
एक बॉडी है जिसका मास है 3m, 3m मास है, 3 आइडेंटिकल पीस में एक्सप्लोड हो रहा है, ये 3m है। तो जब 3 पार्ट में एक्सप्लोड होता है तो एक पार्ट इधर जाता है, एक पार्ट इधर जाता है और एक पार्ट इधर जाता है। लेट सपोज इसका मास तब 3 पार्ट में होगा तो इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m। तो बोल रहा है टू पीस मूव विथ स्पीड v इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसकी स्पीड v बता दी है, इसकी स्पीड v बता दी है। तो क्या हम वेक्टर सम से इसका मोमेंटम पहले mv लिख देंगे, इसका मोमेंटम mv। तो इन दोनों की वजह से 90 डिग्री पर है, तो इसका जो मोमेंटम है वो √2 टाइम्स ऑफ mv आ जाएगा। हाँ, और ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, मुझे पूछा क्या था, मुझे पूछा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज होगी। टू पीसेस मूव स्पीड v म्यूचुअली इन, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा mv, ये होगा mv, और इसके अपोजिट यहाँ पर जो है वो √2 mv से ये इसका मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम तो मिल गया हमको। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। एक काम करें, तीनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, हमको तीनों की स्पीड पता है, यहाँ पर मोमेंटम का काम ही नहीं था, सिर्फ स्पीड का काम था। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसकी भी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मतलब मेरा हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस क्या, प्लस इसका √2v वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा हाफ √2v का होल स्क्वायर इंटू m, आधा आधा एक, तो ये mv² हो गया। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू 2 इंटू v², 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या सिंपली मेरा mv² हो गया। हाँ, mv² प्लस mv², 2mv², तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेरी 2mv² आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉम्ब है वो एक्सप्लोड हो रहा है, 30 kg का मास है, ये 30 है, वो एक्सप्लोड हो रहा है दो मास में, किसमें 18 kg और 12 kg। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, हमको पता है। हाँ, 18 kg की जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है। तो काइनेटिक एनर्जी हमको पूछा है द वेलोसिटी ऑफ 18 kg पर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास, इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो इनिशियली इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम फाइनली सेम होगा, तो हम जितना इसका मोमेंटम होगा उतना ही इसका मोमेंटम होगा। ये हमारा स्टार है, जितनी आसानी से बता दे रहा हूँ, इतनी आसानी से ये होता नहीं है, मेथड लगाना पड़ता है। तो हम काइनेटिक एनर्जी हम इसकी वजह से निकाल रहे हैं, दूसरे वाले की वजह से, बट दोनों का मोमेंटम तो सेम ही होगा। तो p² को मैं लिख सकता हूँ 18 × 6 का स्क्वायर, दोनों का मोमेंटम सेम होगा, इसलिए मैं मोमेंटम दूसरे वाले मास का लिख रहा हूँ और काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले मास का निकाल रहा हूँ। दूसरा वाला मास कितना है भाई, 12 kg, तो ये मेरा मल्टीप्लाई बाई 12 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 × 18, 6 × 6 डिवाइडेड बाई 2 × 12, ठीक है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। 2 एकम 2, दोनों 18, 2 एकम 2, दोनों 18, और कुछ कटेगा, 6 एकम 6, तो ये मेरा आ जाएगा 9 9 81, 9 9 81, 9 × 9 × 6, 9 9 81, 81 मल्टीप्लाई बाई 6, तो क्या ये 8 6 48, 480 प्लस कितना, अरे भाई 80 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा 480 प्लस 1 मतलब 6, तो ये हो जाएगा 486। ऐसे किया जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगले क्लास का है, उसी में हम डिस्कस करेंगे, या किसी और क्लास का क्वेश्चन है यार, उठा लिए हैं। अब देखो ये होमवर्क दिए थे सर, क्या वही सेम 12 kg का दे दिया, और ये 4 kg और 8 kg में टूट रहा है। वेलोसिटी ऑफ 4 kg पीस, इसकी वेलोसिटी 24 है, तो इसकी हमको क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम सेम वही चीज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 kg इज इक्वल टू p² इसका ले लेंगे 24 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि दोनों की सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इन दोनों का सेम होगा, सिस्टम का सेम होगा। मतलब कहाँ थे हम, ये इसका स्क्वायर p², 2 × 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8, काटा पीटी करो, 8 एकम 8, 8 3 24, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 3 दूना 6, 6 चौके 24, 3 दूना 6, 6 चौके 24, तो क्या ये 24 मल्टीप्लाई बाई 24 आ गया, इसका स्क्वायर आपको तो रटा होना चाहिए 576 हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में, ये क्वेश्चन अगली क्लास का है, तब तक के लिए एक सेकंड, एक क्वेश्चन है, रुको ऐड कर लूँ। ऐड कर दिया भाई। क्या था क्वेश्चन, इसमें ये था कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दो मास के बीच में, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है। तो मुझे एक बात बताओ, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो मास हैं तो वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हुई, क्योंकि
जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो मेरी इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होती, इसीलिए। और ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे करेंगे, देखो ऐसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ ना कुछ आएगी, ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दो में से दो जाएगा, एक सेकेंड, एक है ना, ये v से जा रहा है ये, तो ये एम वी हो जाएगा, तो ये माइनस एम वी हो जाएगा, नहीं -1/2 हो जाएगा, जो भी होगा। बट अगर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल लग रही है तो इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास था तो वही सेंटर ऑफ मास फाइनली भी हो जाएगा। हालांकि ये फाइनल वाला सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे हम, पहले दोनों रेस्ट में थे। जब रेस्ट में रहे होंगे तब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा, अगर इसको हम यम मानते हैं तो इंटू जीरो प्लस यम इंटू जीरो ही होगा, इसीलिए हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।